तो ये एक समषष्टभुज है, यानी रेगुलर हेक्सागन है। ये ऐसे बड़ी ज्यादा हो गई है। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको छोटा करके बताता हूं। मतलब सही कैसे होनी चाहिए वो बताता हूँ। व्हाइट टी शर्ट राहुल गांधी की तरह, अच्छा। नहीं नहीं, राहुल गांधी की 40,000 की, हमारी 350 की। पर क्या बाबू। जी बनारस से आपको प्रणाम स्वीकार बा। आइए मेरे बच्चे, आपने उम्मीद है सवाल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं इसको ठीक ठाक सी फिगर करके समझाता हूँ। अब आपको रेगुलर हेक्सागन महसूस हो रही होगी, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेगुलर हेक्सागन दिखाई दे रही होगी, और इस रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाँ। ये मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर हेक्सागन है। हाँ। अगर आपको याद हो तो मैंने हेक्सागन के केस में ये बातें समझाई थी कि मेरे भाई, रेगुलर हेक्सागन जो होती है उसमें सेंटर से जब इसे मिलाते हैं ना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती। कितनी समबाहु त्रिभुज बन जाती? 6 समबाहु त्रिभुज बन जाती जब आप इसको इससे मिलाओ, 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 इसको इससे मिलाओ। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती, 6 समबाहु त्रिभुज बन जाती। हाँ, है ना। और अगर इस हेक्सागन की साइड 12 है तो इसका मतलब ये जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकी सारी साइडें भी 12-12 होंगी। हाँ, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे पूरी इसका हेक्सागन का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था भाई 6 गुना √3/4 a², क्योंकि एक इक्विलेटरल का 6 बनेगा। इसे काटा था तो सर ये आया था 3√3/2 a²। और ए की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग 12 गुना 12, 2 छिक 12, 12 छिक 72। तो 3 गुना 72 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों पूरे हेक्सागन का एरिया है। आप कहेंगे हाँ सर समझते हैं इतनी बात। अगर आप समझते हैं तो मैं आपको, अगर इस वाली लाइन को हटा दूं, इस वाली लाइन को हटा दूं, और इस वाली लाइन को हटा दूं, तो आपको यहां से ये भी महसूस करना है कि यहां 4 रेगुलर, ओ सॉरी 4 वो बनेंगे, अरे क्या नाम है, रोम्बस बन जाएंगे। कौन कौन सी 4 रोम्बस बन जाएगी बताता हूं। 4 रोम्बस बनेंगे। एक ये, एक रोम्बस, ठीक है जी। ये बाबू दूसरी रोम्बस, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों तीसरी रोम्बस। तो 4 रोम्बस भी बनती है इसमें, आपको ध्यान ना, माफ करना, 3 रोम्बस भी बनती है ना। 3 समचतुर्भुज भी बनती जिसकी सारी साइडें बराबर होती। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब आप एक बात बताइए, पेपर में हो सकता है कि ये ट्रायंगल पूछ ली, ट्रायंगल ना पूछ के आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ ले। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह देंगे सर ऐसा करने के लिए यहां 2 इक्विलेटर बनेगी, एक तो ये और एक ये। तो 2 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सूत्र लगा देंगे तो आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा। है ना। अब बात करते हैं कि आपको दे क्या रखा था पेपर में। पेपर में दे रखा था ये कि भैया ये एरिया तो पूरा ले लो,
ये एरिया तो मेरे बच्चे पूरा ले लो, ये एरिया तो पूरा ले लो। दूसरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा नहीं लेना है, ये एरिया पूरा नहीं लेना है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का केवल आधा हिस्सा लेना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा हिस्सा लेना है, मतलब ये लेना है। तो आपसे केवल ये वाला एरिया पूछा हुआ है, ये वाला एरिया पूछा हुआ। समझ गए? जो ये ब्लू कलर सा और आसमानी रंग का सा है। अब आपके सवाल पे आते हैं। अब देखिए, क्या वही ब्लू कलर जो मैं कह रहा था वही बात है, कुछ और है? यही वाला है, ये इक्विलेटरल, और ये वाली इक्विलेटरल का ये बीचों बीच वाला हिस्सा। तो ये वाला एरिया आपसे पूछा हुआ है, ये वाला एरिया। हाँ है ना? तो आपने यहां करना क्या चाहिए, आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल दीजिए। आप कहेंगे निकल जाएगा, कितना होगा? √3/4 a², ए यानी 12 का वर्ग। ये तो हुआ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया। इतना ही एरिया आपका इस वाली ट्रायंगल का होगा, इस इक्विलेटरल का। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो अगर इस वाली ट्रायंगल के एरिया √3/4 a² हुआ, तो आपको ये पूरी थोड़ी चाहिए, आपको तो ये आधी चाहिए। अब आपके इसमें कुछ डाउट भी होंगे, वो डाउट भी मैं समझाता हूं। आपको तो आधी चाहिए। अगर आपको आधी चाहिए बाबू, तो इसका आधा कर दो। हाँ है ना? तो 12 का वर्ग करोगे तो 12 × 12, अब 4×3 = 12, 2×6 = 12, तो 6×3 = 18 √3 तो आएगा इसका। और इसे करोगे तो 12 × 12 करोगे तो 4×3 = 12, 12×3 = 36 √3 तो इक्विलेटरल का, और इसका आधा होगा 18 √3। तो टोटल निकालोगे तो 54 √3 आपका एरिया आ जाएगा। 54 √3 मेरे प्यारे बच्चों आपका कुल मिला के एरिया आ जाएगा। हाँ है ना? अब बात आती है कि सर ये आधा ही होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो समझते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है। आप कहेंगे हाँ ये बात समझते हैं। अगर हेक्सागन है तो आप इस बात को भी समझते हैं कि जो ये येलो कलर की मैं लाइन खींच रहा हूं, ये दोनों बराबर होगी। किसके? इसकी साइड के लेंथ के, बिल्कुल है। इसकी साइड के लेंथ के, बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अब एक बात बताइए, अगर मैं दो ट्रायंगल लेना चाहूं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों की दोनों इक्विलेटरल होनी है, सेम साइड की। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कोण भी कितना है? 60 डिग्री। हाँ है ना? और अगर आप ऐसा ढूंढ पाए तो अब सवाल आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसको इससे मिला दें तो ये दोनों ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी। आप कहें कैसे? ये साइड और ये साइड बराबर, बिल्कुल है। ये 60 है, ये 60 है, बिल्कुल है। और ये साइड क्या हो गई? कॉमन। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, और ये 60 ये 60, तो क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये 90 बनाएगा, क्योंकि 180 को दो बराबर भागों में बांटेगी, 90 बनाएगा। हाँ है ना? तो इक्विलेटरल में 90 अगर बना रहा है एल्टीट्यूड, तो इसका मतलब ये दो इक्वल एरिया में बांटा है। और भी बड़े सारे तरीके हैं इस बात को समझने के। आइए, प्लीज करें।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल की बात पे भी आपसे चर्चा करते हैं। 2 मिनट पेशेंस रखें, पहले इसे समझते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पेंटागन क्या होती है? पेंटागन होती है जिसकी 5 साइडें और पांचों की पांचों साइडें बराबर हो। ये भी बड़ा जरूरी है। चलो, बन गई पेंटागन। ये मेरे प्यारे बच्चों पेंटागन। पेंटागन की कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए खास विशेषता ये रहती है कि इसका हर एक एंगल ना हर एक साइड बराबर होती है। यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर। अब आपको ये भी समझाया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल अगर आपने निकालना है तो 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ साइड कर दीजिए। भुजाओं की संख्या 5, 5 से काटेंगे आएगा 72 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 72 डिग्री। आप कहेंगे हाँ, इसका हर एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री होगा। हम सर इस बात को भी समझते हैं कि इंटरनल एंगल निकालना हो, हर एक एक्सटर्नल 72 है, तो इंटरनल निकालना हो तो क्या हो? इंटरनल तो 180 से घटा दो तो वो आएगा 108 डिग्री। आपका ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए ये लाइन है तो ये एक्सटर्नल है तो ये क्या होगा? इंटरनल होगा। बड़ा सीधी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसी कोई खास बात। आपने कहा ठीक ठाक मान ली बात आपकी। ये पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये कोई पॉइंट एस है, ये कोई पॉइंट टी है। लगातार है पी क्यू आर एस टी। कहता है पी आर, पी आर। कहता है अगर हम पी को आर से मिला दें, ठीक है जी, एंड क्यू टी, और क्यू को मिला दें बाबू टी से, क्यू को मिला दें टी से, तो फालतू बातें बता दीजिए क्या क्या होंगी। ऐसा हो जानना चाह रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए और समझने की कोशिश करिए। हम इस बात तक पहुंचने में सक्षम रहे कि इसका हर एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री का होगा। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर ऐसा है तो ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है जिस पे ये हरा पेन चला है, ये इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें बराबर है, ये वाली और ये वाली। आप कहेंगे हाँ। और ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। हाँ जी, है बिल्कुल। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। यानी ये कोण और ये कोण का जोड़ 72 होगा। आए ना? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा है तो ये 72 है, तो ये कोण और ये कोण का जोड़ 72 होगा, तो ये 72 है तो ये कोण कितना होगा? 36 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात बताई आपने, ये एंगल होगा 36 डिग्री। बिल्कुल सही बात है सर, यहां तक आपकी मान लेते हैं। अब सर सेम यही कहानी जब यहां दौड़ाओगे, यानी इसकी हर एक इसमें 36 बनेगा। अगर आप यहां से 72 खींचेंगे, 72 डिग्री बनाएंगे, तो एक बात बताइए, यहां जब आप आएंगे ऐसे, तो इस वाले में अगर आप गौर से देखें, इस वाले में, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। आप कहेंगे हाँ, ये दोनों साइडें बराबर हैं। बिल्कुल है। तो ये 72 है तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 72 होगा, तो 72 का आधा आधा करेंगे कितना आएगा? 36, 36। ये आएगा 36 डिग्री। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका पकड़ा। अब मेरे बच्चों, आप ये भी बात जानते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये वाली बिल्कुल है सर। तो 36, 36, 72, तो ये कौन निकाल दोगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा? 108। और मेरे बच्चों, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली और ये वाली। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये 108 है तो ये कौन भी कितना होगा? 108 डिग्री। ये कौन भी सर 108 डिग्री होगा। और अगर मेरे बच्चों ये 108 है तो यही उसने पूछा था कि भाई ये किसी पॉइंट एक्स पे काट रही हैं, तो टी एक्स आर बताओ। तो टी एक्स आर होगा मेरे बच्चे 108 डिग्री। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए।
मैं यहां से एक चीज और भी आपको समझाना चाहता हूं, मेरी बात पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका सवाल था, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि पूरा एंगल 108 होगा ना, 180 होगा, तो 72 में 108 घटाया, 108 में से 36 घटाएंगे, ये कितना बचा? हाँ, 72। ये एंगल आएगा 72 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे ना, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। ये एंगल आया सर 72 डिग्री, है ना? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि दो दो चार चार। अब ऐसे ही ये एंगल निकालोगे तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये 108 है, तो ये कोण कितना होगा? 72 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक आप बात आप समझना कि ये जो ट्रायंगल बनी, ये वाली, इस वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइडें आपस में क्या है? बराबर। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे, तो ये जो साइड की लेंथ है वही ये साइड की लेंथ हो गई। अच्छा, अब रोम्बस बनाने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आप कहेंगे रोम्बस बनाने के लिए जरूरी है कि सारी साइडें बराबर हो। तो देखो, ये साइड इसके बराबर है और सारी साइडें बराबर हैं ही रेगुलर की, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई थी। यानी ये जो फिगर बनी, जो ब्लू कलर की मैंने बनाई, आसमानी रंग की, ये एक रोम्बस बनी। क्या बनी? रोम्बस बनी, समचतुर्भुज बनी। रोम्बस बनी, समचतुर्भुज बनी। और समचतुर्भुज की विशेषता यह भी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं हर एक इंटरनल एंगल 108 होना था, तो ये 108 है, तो ये वाला एंगल भी 108 होना है। हाँ, है ना? तो पेंटागन में ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से ये बनाएंगे, अल्टरनेट ये वाले वर्टेक्स जोड़ेंगे, तो ये जो बनेगी, ये क्रोम्बस बनेगी, जो आपको याद रखना। एक भाई कह रहा है 36 डिग्री कैसे है? 36 कैसे है? तो ऐसे समझ, ये दोनों साइडें बराबर है, ये एंगल 72 है, तो ये बता मेरे भाई, रो रहे कि ये 72 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। ये किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो ये 72 रहती है, कितना होगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री। भाई देखो, ये दोनों साइडें बराबर रहती है, एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों का जोड़ 72 होगा। तो 72 को दो भागों में बांटेंगे तो 36 36 ही तो आएगा। जी रहे हैं प्लीज करिए। ये मेंसुरेशन कम और ज्योमेट्री का सवाल ज्यादा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम में पी क्यू आर एस एरिया दे रखा है। आप जानते हैं कि इसके डायगोनल खींचेंगे तो दो इक्वल एरिया में बढ़ता है ना। ये सारी बातें मैंने समझा रखी है। भुजा पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया गया। कहता है जी ये कोई लाइन है पी क्यू एंड इट इज एक्सटेंडेड टू एक्स। किसी बिंदु एक्स तक बढ़ाया गया।
पी क्यू बराबर क्यू एक्स, पी क्यू बराबर क्यू एक्स। अच्छा, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। पी क्यू बराबर क्यू एक्स, ऐसी चर्चा वो कर रहा है कि भाई पी क्यू की लेंथ जो है वो एक्स के, पी क्यू को एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया गया कि पी क्यू बराबर क्यू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड की लेंथ ए है तो ये साइड की लेंथ भी ए होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर पैरेललोग्राम है, और ये ए है बाबू, तो ये लेंथ भी ए ही होनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। बिल्कुल सही बात बताई आपने। अब कह रहा है कि यदि एक्स एस को मिलाया गया, दे रहे हैं कहता है इसको यहां से मिला दिया गया, तो कहता है इसने क्यू आर को वाई पे काटा है, इट कट्स क्यू आर एट वाई पर काटता है। तो त्रिभुज एस वाई आर, एस वाई आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने, क्या होगा? करिए भैया। मैं आपको कुछ चीजें तो समझा सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगी ये अब आप सोचिए और दिमाग लड़ाइए। दे रहे हैं धोखा। करिए भाई, बिल्कुल सही। सवाल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहां सोचने की चीजें ज्यादा है। मतलब जितना बढ़िया से सोचोगे उतना बढ़िया से कर भी पाओगे सवाल को। ट्राई करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बड़े ही बेसिक और अच्छे तरीके से इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। आप कोशिश करके समझने की कोशिश करिए। देखिए बाबू, जहां मेरा पेन चले वहां ध्यान देना। यार ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं? आप कहेंगे सर 100% पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थी, पी क्यू आर एस उसी की साइड है। तो आप कुछ नई बात नहीं बता रहे हमें।
मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये पूरी बड़ी, बना ही देता हूं रंग से। एक ट्रायंगल तो ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये येलो कलर की। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, मान लेते हैं आपकी बात को, कौन मना कर रहा है। और एक ट्रायंगल ले रहा हूं बाबू, ये, इसको थोड़ा नीचे खींच रहा हूं ताकि आपको पहचान रहे दोनों ट्रायंगल की। ये दो ट्रायंगल ली मैंने, एक तो ले ली मैंने पी एस एक्स और एक ले ली क्यू वाई एक्स। एक तो ये छोटी ले ली, एक पूरी बड़ी ले ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे सिंपल फंडा एक बेसिक चीज बता दो, और वो बेसिक बात ये बता दो कि भैया जी, कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हो गई, एक छोटी और एक पूरी बड़ी। आप कहेंगे हाँ, और अगर सिमिलर है तो इनके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये साइड की लेंथ ए है, तो ये पूरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 2a। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए और ए 2a। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है, यानी ये लेंथ एक है तो ये लेंथ 2, तो इसकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, मतलब ये लेंथ 2 होगी तो ये लेंथ 1 होगी। अब आप मुझे ये समझाइए कि अगर ये लेंथ 2 है, अगर ये लेंथ 2 है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 2 है तो बाबू ये लेंथ भी तो 2 ही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल 2 होगी, और 2 है ये 1 है, तो इसका मतलब ये बाकी एक बची, और एक बची तो इसका अंदर ये मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट हो गया। बस इतनी बात आप पकड़ लेंगे तो बात बन जाएगी। अब मैं हटा देता हूं सबको। रो रहे हैं, अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि इट इज मिड पॉइंट, फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचा। अब बाबू ये बताइए, ये पॉइंट था वाई, है ना, और आपको एस वाई आर का एरिया निकालना है। आप इस बात को भी बड़े खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 300। और मैंने आपको ये स्पष्ट समझाया हुआ है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल आप मिला देंगे तो वो एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा। आप कहेंगे मान ली बात सर, इसका मतलब ये पूरा 300 था, ये पूरी पैरेललोग्राम का, तो ये 150 हुआ एरिया। और सर जी, ये वाला एरिया भी 150 ही होना है, ये वाला एरिया भी पूरा कितना होना है सर, 150 ही होना है, अलग नहीं होगा। और सर ध्यान ये देना कि ये मिड पॉइंट है, और किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये मीडियन कहलाएगी। सर ध्यान देना ये बात है, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाओगे मिड पॉइंट मिलाएगी, क्या बनाएगी, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट है तो ये एरिया को दो इक्वल एरिया मतलब हिस्सों में बांटेगी। तो ये पूरा 150 था तो ये 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। यही सवाल की थ्योरी थी। तो सर ये एरिया 75 है और ये एरिया भी 75 और ये 150। उसने पूछा एस वाई आर, तो वो एरिया आ गया 75। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए। बहुतों को डायगोनल से बाइसेक्ट करने वाली प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत मैं पहले क्लियर करा चुका हूं। अगर आप उस दिक्कत को नहीं पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। यस सर और नो सर में आंसर दिया करो भाई मेरे, ताकि हम कह पाए बहुत खूबसूरत हो सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आधा क्यों होगा हराम खोर, मीडियन हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला मीडियन कहलाएगा, और मीडियन एरिया बाई सेक्टर होता है। अब तुम ये ज्योमेट्री की चीज आज पूछोगे तो कैसे समझा दूं मैं दोबारा से। पहले पूरे सवाल को पढ़ने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए सवाल पे आइए। बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया। हमको खुद ही नहीं आता और बच्चे निकाल रहे, बहुत बढ़िया। 150 कहां से आई प्लीज बताइए। हरामखोर। 150 कहां से आई? एक बात बता, कहाँ है ढक्कन? अगर ये कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का एरिया 150 है ना 300 है, कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल खींचोगे तो ये एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा। हाँ है ना? अगर तुम इसको यहां से भी खींचोगे तो भी ये दो बराबर भागों में बांटेगा ये वाला डायगोनल। और अगर इसको इससे मिला दोगे तो ये चार बराबर क्षेत्रफलों में बटेगा एरिया। ये बात बताए हैं कि नहीं बताए तुमको? है? बेसिक चीजें भूल रहे हो। जल्दी से ट्राई करिए। देखिए जितना कोशिश करोगे सीखने का उतना मजा आएगा। आइए भैया, करिए, कोशिश करिए। आई वॉन्ट एवरी वन आंसर। भैया ध्यान दीजिए, जो बड़े वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है जी? 6 सेंटीमीटर। तो ये बताओ छोटे वाले का एरिया कितना बना? तो आप कहेंगे 36। छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना बना? 36। अब ये बताओ, ये पूरी लेंथ 8 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी बनी? 2। हाँ है ना, ये लेंथ कितनी बनी? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया कैसे निकालें? राइट एंगल है, हाफ इंटू बेस हो गया 2, हाइट हो गई 8, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुना 2 गुना 8, तो ये एरिया आएगा 8। ऐसे ही ये 8 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 2। इसका एरिया निकालोगे वो भी आएगा 8। अब बाबू एक बात बताओ, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था? साइड थी 8, तो 8 का वक्त 64। तो 64 में से मैं तीन चीजें घटा दूं। ये वाला एरिया 36, ये वाला एरिया 8, ये वाला एरिया 8। तो कौन सा एरिया बचा? यही तो बचा जिस पे लाइनें खींची हुई है येलो कलर की साइडेड। तो 36 और 8, 44 और 8, 52। 52 घटाओगे तो 12 बच जाएगा। सो दैट वुड बी योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। करिए भैया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल। उम्मीद है आप कर पाएंगे। कोशिश करिएगा, ढीले मत रहिएगा। पता है जितना ट्राई करोगे ना उतना सीखोगे। दिक्कत हमारे साथ कहां होती है कि हम निठल्ले हो जाते हैं और ये वेट करते हैं टीचर कब समझा दे। जब तक आप टीचर का वेट करेंगे गलत है साल में। पहले 2 मिनट, 1.5 2 मिनट ट्राई करो।
आइए बबुआ, देखिए यार, अरे सब होगा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा ये। देखो यार, बड़ा बेसिक सा है इसका, मैंने पहले भी कराया था। अगर आपने सवाल पढ़ लिया हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कहता है दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू एस और क्यू पी आर दो वृत्तखंड हैं। एक वृत्त दो वृत्तखंडों तथा वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। और जो स्क्वेयर है उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो ये उम्मीद करते हुए कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा और इस फिगर को मैं बड़ा करते हुए समझाता हूं। देखिए बाबू, वर्ग की जो भुजा है ना मेरे बच्चे, वो 8 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आप ध्यान से देखेंगे सवाल में, तो ये क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट है यानी सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। तो यानी इन क्वाड्रेंट की इस यानी ये जो है, ये साइड है, ये बेसिकली इस सर्कल की रेडियस भी है। जो ये सर्कल का चौथाई हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है, पूरा यूं घूम के आएगा ये। तो पूरे सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। हाँ है ना? क्या आप इतनी बात समझ गए? अब मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं हम आर। इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं आर। अब हम और आप मिलके ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि भैया जी, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। अब आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि ये सर्कल की रेडियस होगी। आप कहेंगे हाँ। तो ये आर है, ये पूरी 8 है, यहां से यहां तक की लेंथ 8 है, ये आर है, तो ये कितनी बनी 8 माइनस आर। भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 8। आप कहेंगे सॉरी, माफ करना भाई, ठंड लग गई। ये लेंथ है 8, ये लेंथ है आर, तो ये बनी 8 माइनस आर। बिल्कुल ठीक है। अब आप इस बात को भी समझते होंगे कि ये जो लेंथ है ये कितनी होगी आर। है ना? अब आप ये भी समझेंगे कि ये जो लेंथ है इसको इससे मिला दें तो ये लेंथ है 8 और ये लेंथ है आर, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 8 प्लस आर। आप कहें क्यों? क्योंकि सर ये भी तो एक क्वाड्रेंट है, ये भी तो एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, ये वाला जहां मैंने पेन चलाया, ये भी तो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, क्वाड्रेंट है। ये फिगर थोड़ी ठीक से नहीं बनी इसलिए महसूस नहीं हो रहा। ये डायगोनल नहीं है, ये कर्व शेप में, तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है तो यानी ये सर्कल के सेंटर से हर एक पार्ट की डिस्टेंस 8 होगी। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 8 हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 8 जमा आर, 8 जमा आर। रहे हैं दो का, ये 8 माइनस आर। और ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये लेंथ 8 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4। ये अब मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है तो सोल्व करना अब आपके लिए मुश्किल है नहीं। आप ऐसे करिए कि 8 प्लस आर का वर्ग बराबर 4 का वर्ग जमा 8 माइनस आर का वर्ग। हाँ है ना? अब एल्जेब्रिक बेसिक प्रॉपर्टी आपको आती है तो बहुत अच्छा, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये रहता है 4ab, ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों 4ab के इक्वल। हाँ है ना? तो ये 8 जमा आर स्क्वायर, ये 8 माइनस आर स्क्वायर, जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा, चलो मैं डिटेल लिख देता हूँ, 8 जमा आर का वर्ग माइनस 8 माइनस आर का वर्ग। बाकी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, बराबर 4 का वर्ग। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 4ab, बस सिंपल। और यहाँ 4 का वर्ग 16, तो 4 से 4 काटा, 4 दूनी 8 काटा, आर की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 मतलब 0.5। दे रहे हैं 2 कदम का इंतजार का।
हाँ है ना। देखिए भाई, जिन भाइयों को दिक्कत है कि चार कैसा है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये वर्ग है, और वर्ग के ये दोनों क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट का हिस्सा और ये भी एक क्वाड्रेंट का हिस्सा है। हाँ है ना। तो जिस पॉइंट पे दोनों क्वाड्रेंट टकराएंगे, वो बेसिकली स्क्वायर के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा, वर्ग का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा। आप कहें ऐसा क्यों, यहां पे भी तो टकरा सकते हैं, तो मान लीजिए यहां टकरा रहे हैं, मान लीजिए यहां टकरा रहे हैं। अगर यहां टकरा रहे हैं, मान लो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 6 है, तो आप देखो कि क्या रेडियस बन पाएगी इक्वल उस केस में। भाई दोनों की ही तो रेडियस सेम है, इस वाले क्वाड्रेंट की रेडियस 8 है और इस वाले क्वाड्रेंट की भी रेडियस 8 है, 8 है दोनों की, तो मिलेंगे बिल्कुल बीच में। तो आर की वैल्यू हमने निकाल दी, नन ऑफ दीज। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1/2। ये पूछा क्या हमसे, एक भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/2। ये शायद इन्होंने एरिया दे दिया, क्योंकि इसका एरिया पूछा होता तो होता व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इंग्लिश में लिखा है एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1/2, कवर 1/4, 2×2 = 4, 2×11 = 22, तो 11/14 ये एरिया आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है बाबू, समझे मेरी बात को। करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही आसान मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सवाल। कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है, उद्यान ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ा है, विवाह का कोड। ठंड हो गई भाई फिर से। कहता है ये कोई सर्कल है, एक वृत्ताकार उद्यान है, इसके ठीक बाहर, इसके ठीक बाहर, बे क्या करवा रहे हो तुम,
इसके ठीक बाहर एक दूसरा रास्ता बनाया हमने। इक्कीस मीटर चौड़ा हमने एक रास्ता बना दिया इस उद्यान के बाहर। तो बड़ा आसान है। सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 21, बिल्कुल, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 3, है ना, 3.5। तो 3.5 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 24.5। तो ये लेंथ हो गई 24.5। अब एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, इसका। तो बड़े सर्कल के एरिया ले लो, फाई आर स्क्वायर 24.5 का वर्ग, माइनस छोटे सर्कल का एरिया ले लो 21 का। सो दैट शुड योर आंसर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्त, कहता है एबीसीडी एक वर्ग है। कहता है एबीसीडी एक वर्ग है। सीडीई, सीडीई के जा यहां ले लेते हैं, बी सी। तो ये वर्ग है और कहता है इसी वर्ग के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। कहता है सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बीई सी का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, मैंने शायद पहले भी करा रखा है मेरे बच्चों। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है सर। सही है सर, बिल्कुल सेट है सर मामला कि सर वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर ये वर्ग है तो इसी भुजा के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। बिल्कुल बना है सर, ये बात भी हम मान लेते हैं। सर हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा एंगल भी हम जानते हैं 60 डिग्री का। बिल्कुल पता है हमको। हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। हमसे पूछा है बी ई सी, बी ई सी। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है कि बी ई सी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे भाई ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 जमा 60, 150। ये दोनों साइडें ए ए हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 150 है, यानी मैं इस ट्रायंगल को अलग से अगर आपके लिए बना दूं यहां, तो अब आप समझ पाओगे कि ये कोण है 150 डिग्री का। ये दोनों साइडें बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो 180 में से 150 घटाया 30, 180 में से 150 घटाया 30, 30 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कोण कितना आएगा? 15 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ कि एंगल कितना होगा, तो आंसर होगा 15 डिग्री। हाँ है ना?
ADB है यहाँ, इंग्लिश में सही लिखा हुआ ADB। करिए बाबू। देखिए, एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अंदर भी तो बना सकते हैं, इसमें साफ लिखा आउटसाइड, हाँ शायद हिंदी में नहीं लिखा, तथा CD वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है। ये लिखना होगा कि वर्ग की भुजा पर बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। जिस बच्चे ने पूछा डाउट उसका क्लियर हो गया। अब आइए, कहते हैं ABCD एक समषष्टभुज है, हेक्सागन है। मेरे प्यारे बच्चों, ABCD एक समबाहु है, रेगुलर हेक्सागन। ई एफ, हाँ है ना। उसने पूछा ADB। ADB देखिए यार, बेहद ही आसान है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये समबाहु त्रिभुज बनाता है, हाँ है ना। और जब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये बताया था कि 90 डिग्री बनाएगा, हाँ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल, थोड़ी देर पहले एक सवाल था उसमें बताया था कि ये 90 बनाता है। ये इसको ऐसे खींच लो ए तक, तो बेटा ये 90 है। ये इक्विलेटरल बनाते हैं सारे, तो ये 60 हुआ, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। सो 30 इज योर आंसर, ADB। तो 30 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे। आवाजें चली गई, माफ करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहा उसने कि भाई ये क्वाड्रेंट है, स्पष्ट बोला है चतुर्थांश है।
तो अगर चतुर्थांश है तो चतुर्थांश ऐसा होगा जो 90 बनाएगा। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की। इसके अंदर ही सर्कल बनाया, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर मान ली। हम जानते हैं कि ये इस वाले सर्कल की ये क्या होंगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि बाहर से टच कर रही, बाहर से टच कर रही। तो ये आर हुई, तो ये भी आर हुई। ये 90 डिग्री का कोण हुआ, हाँ है ना। तो तीन कोण 90-90 डिग्री के, चौथा कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का। आप कहेंगे हाँ जी इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये एक स्क्वेयर बन गया, क्योंकि ये अगल बगल की साइडें बराबर है। तो ये आर है, तो ये आर, तो ये भी आर, ये भी आर। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, जिंदगी एक भर है सुहाना, अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछ लूं तो आप बता दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है। सर ये स्क्वेयर हुआ और ये स्क्वेयर का डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझो सर। ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो सर ये नहीं निकाल देंगे? ये निकल जाएगा सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2r आएगा। ये लेंथ आएगी सर √2r, हाँ है ना, √2r। अब बाबू एक बात बताइए, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, इस वाले गोले की रेडियस होगी आर, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस आर होती है। बिल्कुल है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ये क्या हो गई, ये बड़े वाले क्वाड्रेंट की क्या हो गई, रेडियस नहीं हो गई। अगर मैं इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर सेट कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस हो गई। और बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है उसने ऑलरेडी 7। तो बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस होगी आर जमा √2r, लिख दें √2r प्लस आर, और ये इक्वल है 7 के। यहां से आर कॉमन ले लोगे तो यहां आएगा √2 + 1 7। आर की वैल्यू आ जाएगी 7/√2 जमा 1। ये हुआ आंसर। ज्यादा अच्छा और ज्यादा समझदारी की बात यह होगी कि आप इसको हर का प्रीमेकरण करके लिखें, √2 -1 से ऊपर गुना, √2 -1 से नीचे गुना। a + b × a - b क्या होगा, a² - b², √2 का वर्ग 2, 2 में से 1 गया 1, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया क्या होगा, πr²। तो रेडियस हो गई 7 इंटू में √2 - 1 का होल स्क्वायर। भाई एरिया होता है πr², रेडियस थी ये। अब उसे एरिया चाहिए था तो सोल्व करते हैं। तो देखो पाई को पाई रहने दो, है ना, 7 का वर्ग 49, √2 - 1 का स्क्वायर करोगे तो a², b² - 2ab, तो 3 - 2 √2। अब देख लेते हैं इसके आंसर किस शेप में। हाँ तो गुना करके दे रखा है तो भाई गुना करते हैं इसे, और तो क्या इलाज है। कर लोगे ना? अब तो 49 दिए कर लो भाई। अच्छा इसने पाई को भी खोल दिया, अच्छा पाई को भी खोल दिया इसने, बड़ा ढक्कन टाइप आदमी है सवाल। तो भैया पाई की वैल्यू भी खोलनी पड़ेगी आपको, 22/7। तो सातों सातों 49। अब 22 × 7 × 3 करना होगा। तो देखो यार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 को 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 × 3 और 1 4, 62 माइनस 154 × 2 हो गया 308 √2। ये आंसर आएगा। करो सवाल।
देखिए यार, थोड़ा विचित्र सवाल है, पता नहीं क्यों दिया एसएससी ने, लेकिन दिया है तो भैया अब उड़ाएंगे सवाल को। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है, इसके चारों कोनों को इस तरह से काटा गया कि मिलने वाली आकृति एक सम अष्टभुज है, अष्टभुज की भुजा ज्ञात करें। इससे पहले सवाल आते थे मेरे बच्चे किसके, स्क्वेयर के, लेकिन इस बार पहली बार रेक्टेंगल का सवाल फेंक दिया कि रेक्टेंगल के कोने काटे। तो जरा ध्यान दे, ये रेक्टेंगल है, पता ही बड़ा बन जाता। देखिए यार, एक बात समझिएगा कि अगर आप रेक्टेंगल के कोने काटेंगे तो ये बात तय रही कि वो एक समषष्टभुज नहीं बनेगी, रेगुलर हेक्सागन नहीं बनेगी जिसकी सारी साइडें आपस में मतलब वो सॉरी, एक रेगुलर हेक्सागन नहीं बनेगी, मैं ये कह सकता हूं, जिसका हर एक एक्सटर्नल एंगल इक्वल हो, हर एक इंटरनल एंगल इक्वल हो। ऐसा सीन नहीं बन पाएगा अगर हम समषष्टभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। अष्टभुज तो नहीं थी कहीं सवाल में, ऑक्टागन तो नहीं थी, अष्टभुज बना रहे, हराम खोर है इस सवाल में। देखो जी, अब तो ये अष्टभुज बना रहे हैं, ये तो और गड़बड़ पैदा कराएंगे हमसे, नाश पिटवाएंगे सवाल का। रुक, अब देखिए, सवाल में कह रहा है कि भैया इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है जी इसके कोनों को काटा गया, यहां से यहां। एक सम अष्टभुज बनी जी, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान देना जरा, ये साइड मान लो जी x और ये साइड मान लो y। ये साइड भाई x मान लो, ये y मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो, क्योंकि ये अगर स्क्वायर में कटता तब तो ये कोने बराबर आते, है ना। ये काट दिया इन्होंने एंगल में, तो ये इस तरह से कटेगा, ये y तो ये x। अब दिमाग दौड़ाना है कैसे कटे बात बनेगी। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ तो आपको संबंध पता चलेगा, ये y ये y, तो ये पूरी लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे जी ये पूरी लेंथ है हमारी 6। तो अगर ये पूरी लेंथ 6 है तो ये लेंथ आ जाएगी 6 माइनस 2y, क्योंकि ये और ये, भाई ये पूरी 6 है, ये y है, y है, तो ये 6 माइनस 2y। ऐसे अगर दिमाग दौड़ाओ तो ये 8 है, ये x है, तो ये कितनी आएगी 8 माइनस 2x, है ना। करो जी, अब दिमाग आगे दौड़ाओ, फिर मैं कराता हूँ और देखो मेरे बच्चों, बड़ा खतरनाक सिनेरियो बैठेगा अभी इसमें। इन ये बैठेगा कि यार ये कैसे संभव है कि ये 8 माइनस 2x भी साइड हो जाए और 6 माइनस 2y भी साइड हो जाए। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि साइडों की लेंथ तो हमेशा बराबर होगी ऑक्टागन की। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो मतलब 6 माइनस 2y बराबर होगा 8 माइनस 2x।
8 माइनस 2x, तो 2x इधर लाओगे, -2y, 8 में से 6 गया 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। यानी x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि अगर x और y के बीच का डिफरेंस 1 है मेरे भैया, तो इस साइड की लेंथ अगर हम निकालें तो सबको y के रेस्पेक्ट में रख देते हैं। ये लेंथ 6 माइनस 2y मान लेते हैं, है ना। तो ये राइट एंगल बनेगी, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा, है ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 6 माइनस 2y का। अब लफड़ा ये है कि दिमाग खराब हो जाएगा सोल्व करते करते सवाल को। x माइनस वाई 1 है, तो या तो y को x की टर्म में रख लो या x को y की टर्म में। तो x को y की टर्म में रख लो ताकि यहां रखना पड़े, बाकी सारा y है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस वाई। इस x की जगह 1 प्लस वाई रख देंगे और अब सोल्व करेंगे। तो ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y, ये तो ये बना, प्लस में ये वाई स्क्वेयर। यहाँ करेंगे तो 36 जमा 4y स्क्वेयर माइनस 2 दूनी 4 6 24y। तेरी के अच्छी आ जाइए आगे। अब कैसे सोल्व करें, देखो वाई स्क्वेयर उधर जाएगा माइनस का, तो 4y में से y गया 2y स्क्वेयर, है ना। यहाँ 2y उधर जाएगा माइनस का, तो 24 और 2 26y, और भैया यहाँ +1 है उधर जाएगा माइनस का, तो 36 में 1 गया 35, बराबर आएगा दोस्त 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मेरे भाई। यहां से हमें निकालना होगा y, क्या निकालना होगा y, है ना। यहां से हमें निकालना होगा y, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से निकालना होगा y। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सोल्व करो। कैसे सोल्व करें जी, महाभारत हो जाएगा इसको सोल्व करना। चलो समझो, ठीक है भाई, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब जरा ध्यान दो, तो भैया y की वैल्यू क्या होनी है, माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 26, फिर आना प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो 26 का वर्ग कितना होता है 676, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 35 है, अपॉन में होना है 2a, a की वैल्यू 2। देखो यार 26 तो यहाँ एज इट इज हो गया, समझते हैं ना बात को। अब देखो यार प्लस माइनस के मारो गोली, 676 में से 35 दूनी 70 चौक 7 चौक 28 280, 16 में 8 गया ना 6 आया, और भैया 17 में से 8 गया 9 आया, और 6 5 में 2 गया 3, 396 आया। 396 का कोई वर्गमूल निकलता है, नहीं, किसी का वर्गमूल नहीं आता। अब 396 के अगर हम फैक्टर करने चलें तो ये होगा 16 दूनी 32, नहीं बनेगा, 396 के टुकड़े करने पड़ेंगे इस तरह से, 4 से जा रहा हो गए। तो देखो 4 से करेंगे, 4 8 4 नीम 36 आए ना भाई, 3 4 नीम 36 99 आया, 4 नीम 36 4 नीम 36 99। इसको भी 4 गुना 9 गुना 11 करेंगे तो आप देखेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का 3 आएगा, 4 का 2 आएगा, 3 दूनी 6 रूट 11 लिखा जा सकता है इसको, और बटे आएगा 2 गुना 2। पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले दूंगा तो यहाँ आएगा 13 प्लस माइनस 3 रूट 11 बटे 2, है ना। 13 प्लस माइनस 3 रूट 11 बटे 2, यानी यहां से y की 2 वैल्यू निकल के आई, एक प्लस की और एक माइनस की, 2 वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, और दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। अब हमें निकालना है इसकी साइड, तो साइड की लेंथ है 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2y, तो 6 है ना, तो 6 माइनस 2y, 2y मतलब इसे 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये बचेगा, अगर मैं प्लस का ले लेता हूं तो 13 माइनस 3 रूट 11, तो 13 में से 6 गया 7 माइनस 7 माइनस 3 रूट 11, ये मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर है जी। या फिर इसका तरीका ये है, यही ना 6 माइनस 2y, y की वैल्यू थी तो 2 1 कट गया, 1 2 ये आ गया, ठीक है। या फिर अगर हम इसको माइनस की जगह प्लस ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला, क्या
कि 3√11 एज इट इज। भाई अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं तो 6 से करेंगे, क्योंकि माइनस सारा ही माइनस आ गया हो तो संभव ही नहीं है ना, साइड की लेंथ माइनस तो आ नहीं सकती, प्लस में होगी, इसलिए मैं माइनस लूंगा। अगर माइनस लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3√11 प्लस का 13 में से 6 गया, 7 ही मेरा आंसर आ गया। और यही मेरे बच्चों पहला मेरा आंसर है, 3√11 - 7, यही मेरा आंसर है। ये मेरे भाइयों एक्चुअल क्वेश्चन है और ये सच में बड़ा लेंदी है, अगर आपको इस तरीके से करेंगे तो ये इसका डिटेल तरीका है इस तरह के प्रोसेस करने का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, वो भी मैं समझाता हूं। पहले आप एक बार इतनी बात को समझ लें, अच्छे से मान लें इस बात को, फिर ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा इस सवाल में। अब इस सवाल पे आते हैं, पेपर में कैसे किया जाए इस क्वेश्चन। देखो यार, हर सवाल करना जरूरी नहीं है, आपको बस दिमाग दौड़ाना जरूरी है हर सवाल के लिए। देखिए यार दोस्तों, कैसे सवाल उठाया जाए। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, कैसे रेक्टेंगल है, तो इसमें अगर हम ऑक्टागन बनाएंगे तो इस तरह ऑक्टागन बनेगी, ऐसे ऑक्टागन बने, यानी ये साइड 6 है तो 6 में ये हिस्सा कट गया, ये हिस्सा कट गया, कटने के बाद यही तो ऑक्टागन की साइड आएगी, है ना। यानी मेरा जो उत्तर आएगा वो 6 से बहुत कम आना है। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मेरी डिमांड को पूरा कर रहा है। ये बताओ मेरे बच्चों, बाकियों पे सिखाता हूं, √7 की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर √7 को आप यूं करो, √7 की जगह √9 ले लो, √7 की जगह मेरे बच्चों क्या ले लो, 9 ले लो। √7 की जगह अगर आप √9 भी ले लें तो 9 का वर्गमूल 3, 3 चौक 12, 12 में से 11 गया 1। ये तो बेहद ही निहायती क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन हो गया, हाँ है ना। आप जानते हैं कि एक तो किसी भी हाल में नहीं होना, दूसरी एक और भी चीज है, एक को भी मारो गोली। एक कहानी और भी है, क्या कि √7 की जो वैल्यू है ना वो लगभग क्या होती है हम निकालना जानते हैं। भाई √4 आ गया इससे छोटा और इसका √9 हो गया, तो 4 और 7 का डिफरेंस, भले 4 और 3 और 4 और 9 का 5, यानी 2.6 होनी है। अगर मैं 2.6 को 4 से गुना भी कर दूं तो भी मेरी वैल्यू 11 से छोटी आएगी, यानी उत्तर नेगेटिव आएगा, ये संभव ही नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता था मेरा। मैंने तो आपको 9 ले दिया, यानी 12 ले, 3 भी ले लें इसकी जगह, यानी 9 लेते हैं, 9 का वर्गमूल 3 चौक 12 में 11 गया, तब भी मेरा उत्तर 1 आ रहा है, जबकि ये तो वैल्यू 9 से बहुत छोटी है, यानी आंसर नेगेटिव आना है। यहां जी मेरे दोस्तों, अनपढ़ की तरह समझ के बता दोगे कि जब 4√7 ही 11 से बड़ा है तो 5√13 तो 8 से बहुत बड़ा होगा, है ना। बात समझ रही है नहीं? तो अब सॉरी मैं गलत बोल गया, इसको पहले समझाता हूं। √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है बताओ भाई। आप कहोगे सर √13 जो है मेरा √16 के आसपास बैठता है ना,
रूट 16 की वैल्यू कितनी है सर? तो रूट 16 की वैल्यू हुई 4, तो 4 5 20 में से 8 गया, मेरा उत्तर आएगा लग 12। जबकि ये साइड की ही लेंथ 6 है, तो ये उत्तर तो 6 से बहुत छोटा आना। हाँ ना भाई, ये पूरी लेंथ 6 है तो ये तो 6 से छोटा आएगा, ये संभव ही नहीं है। यहां आ जाओ, 6√11 मान लिया जी। √11 किसके पास है? 9 के आसपास लगा लो। अगर 9 के आसपास भी लगाऊं तो 9 का वर्गमूल 3, 3 6 18, 18 में से 9 गया 9, जबकि ये 9 से बड़ा है, यानी उत्तर मेरा 9 से बड़ा आएगा। जबकि तो ये साइड की पूरी की ही लेंथ 6 है, तो ये तो उससे छोटा आएगा, है ना। तो केवल और केवल मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा था जो आपको सेटिस्फाई कर सकता था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन ऐसे थे जो आपके आंसर को दूर दूर तक भी टच नहीं करते। अगर आप यहाँ पे 9 भी लेते हैं, मतलब 9 से बड़ा है 2, तो यानी लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3.4 के आसपास वैल्यू आएगी। 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी 10.2 के आसपास उत्तर आया। 10.2 में से 7 का उत्तर 3.2 आया, जो कि जस्टिफाई करता है कि इसका 3.2 हो सकता है, क्योंकि पूरी 6 है, उसमें से ये कोना कट गया, ये कोना कट गया, तो 3.2 मेरा उत्तर आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भाई को। क्या किसी भैया को यहां तक कोई आपत्ति है? किसी तरीके की कोई समस्या है? नहीं, आगे बढ़िए, बताइए। देखो यार दोस्तों, समझो भाई, मैं इसको इससे मिला दूं, मारो गोली। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी डी एक सम अष्टभुज है, ए बी सी डी ई एफ एक सम अष्टभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर डी ई एस, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ है ना। तो जो सेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है मेरे बच्चों। अगर ये सारे इक्विलेटरल है, यानी ये साइड भी 6 है, 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 तो गौर से देखोगे ये रुम्बस बनेगा, हाँ है ना। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 6 ही आएगी। आप कहें 6 कैसे आएगी? इसलिए 6 आएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि सवाल ने कहा है कि ये एक हेक्सागन है, ये वाली जहां मेरा पेन चल रहा है, ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है, और हेक्सागन का ये सेंटर, और सेंटर से हर एक वर्टेक्स की लेंथ बराबर होनी है, तो ये लेंथ भी बराबर होगी, मतलब ये भी इक्विलेटरल होगी, ये भी, 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 यानी ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 बनेगी, क्योंकि हेक्सागन की साइड 6 है। तो कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेडेड पोर्शन में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 ए स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग, तो 8 का कितना गुना 8, दैट इज योर आंसर। दैट इज माय डियर स्टूडेंट योर आंसर। करिए भाई। देखिए यार, कई तरीकों से आप सवाल को उठा सकते हैं। मैं चाहूं तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ले लूं, 14 का वर्ग 196 आया भाई, पूरे सर्कल का ना इसका स्क्वायर के एरिया आ गया। अब मैं सेमी सर्कल के एरिया निकालूं तो भैया साइड 14 है तो इसकी रेडियस 7 आ गई। अब आप जानते हैं, मैंने बता रखा है कि अगर साइड 7 हो तो सर्कल के एरिया कितना आता है? 154, 154 का आधा करेंगे तो 77, यानी सेमी सर्कल के एरिया आ गया मेरे दोस्त 77। मानते हो कि नहीं मानते? सेमी सर्कल के एरिया आ गया 77। अरे गधो, हाँ है ना, निकाल लो ना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर, यानी 7, 7 गुना 7 भाई, ये 14 है पूरा डायमीटर, तो रेडियस 7 आएगी। तो 22 2 11, 11 7 77, ये बातें बताई थी आपको पिछली क्लास में। अब इस स्क्वायर के एरिया निकालना है। अब हम जानते हैं कि यार ये पूरी लेंथ 14 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 7। ये लेंथ कितनी आएगी? 7। और अगर इस स्क्वायर की साइड, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल की लेंथ √2a होगी, तो √2a जो है वो आपका है 7, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 7/√2। और ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो 49/4, 49/4 का मतलब बना 12.25, तो ये एरिया आ गया 12.25। तो 77 जमा 12.25 जोड़ोगे तो 7 2 9, 7 1 8, 89.25,
तो भाई 196 में से 89.25 घटा देना, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। आए ना? किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? यही आ रहा है ना? अरे रे 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 रे, गलती कर दिए हैं हम। क्या गलती कर दिए? 7/√2 का वर्ग 7/2 होगा। √2 का वर्ग 2 होता है। और जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 24 दूनी 48, तो 24.5, सॉरी, तो ये 24 पॉइंट जोड़ना होगा, समझ गए? तो 24 पॉइंट जोड़ के 77 जमा 24 पॉइंट जोड़ देना, लिख देते हैं भाई 77 जमा 24.5, तो 5 7 4 11, 7 2 9 1 10, 101.5, 101.5, ये मेरा आंसर है। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं, ये इसका आंसर है। देखिए बहुत सारे तरीके में स्क्वायर को ऐसे भी बता सकता हूं कि यार ये बताओ, ये जो स्क्वायर है ये कितना बनेगा? ये भी एक स्क्वायर बनेगा 7 सेंटीमीटर साइड का, तो इसका जितना एरिया होगा उसका आधा है इसका एरिया, 7 का, और 49 का आधा इसका एरिया आएगा। भाई आपने ये बात तो सीखी हुई है ना कि अगर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया 2 है, और अगर मैं इसके साइडों के मिड पॉइंट को मिला दूं तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इसका आधा होना है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, यानी जितना इसका एरिया होगा उसका आधा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये लेंथ 7 थी, ये लेंथ 7 थी, तो मैं यहाँ एक वर्ग बना देता हूं आपको समझाने के लिए। तो ये 7 7 यानी एक वर्ग बन गया, इसकी साइड की लेंथ होगी 7, तो इसका एरिया होगा 49, तो ये इसके मिड पॉइंट को लेके बन रहा है, तो 49 का आधा हो गया 49/2 यानी 24.5। जितना फास्ट आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड है। कह रहा है सर्कल का एरिया दे रखा है, सरकमफ्रेंस फार्मूला लगा लेंगे, πr² इतना, तो 2πr की वैल्यू कितनी? कहते हैं सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द एरिया इन ऑफ द सर? निकाल लेंगे। ऐसे कह रहा है जी, इसके अंदर सर्कल घुमा हुआ है, आसान कर लेंगे। लंबाई निकाले जिसका केंद्रीय कोण 90 और वृत्त की त्रिज्या इतनी, ये भी आसानी से निकाल लेंगे, यानी चाप की लंबाई पूछ रहा है। कहता है जी ये एक सेक्टर है, इसकी ये एंगल 90 है, आर्क की लेंथ आपको निकालनी है, रेडियस 3.5। ठीक है भाई, टाइम हो गया। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू यार आप सबको।